अस्सलाम वालेकुम। CS610 का लेक्चर नंबर 19 करना है हमने। यहाँ से हमारा फाइनल टर्म का जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो रहा है। ATM के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज हमने इसके वर्चुअल सर्किट्स और कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले लेबल्स और लेबल स्विचिंग क्या चीज़ होती है। तो ये कहता है कि ATM नेटवर्क जो एक होता है वो मल्टीपल ATM स्विचेस से मिलके बना होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, उनसे मिलके बना होता है। दी अटैचमेंट पॉइंट्स और पोर्ट्स कैन बी कनेक्टेड टू कंप्यूटर्स और अदर ATM स्विचेस, कि जो आपकी पोर्ट्स होती हैं स्विचेस में, उनके थ्रू आप क्या कनेक्ट कर सकते हो, कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हो और या फिर और ATM स्विचेस कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि ATM स्विच के साथ या तो आप और कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो या फिर और स्विचेस कनेक्ट कर सकते हो। As cells arrive at an ATM switch, their VPI VCI is modified using a forwarding table। जैसे ही कहता है कि एक ATM स्विच में एक सेल अराइव होता है तो उसका जो VPI VCI एक नंबर होता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। कैसे मॉडिफाई किया जाता है? यूजिंग ए फॉरवर्डिंग टेबल। फॉरवर्डिंग टेबल क्या होता है कि एक टेबल होता है बेसिकली जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर VPI VCI ये है, फॉर एग्जांपल कोई नंबर है, ठीक है, 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन आगे देखी जाती है कि इसकी डेस्टिनेशन कौन सी है। फिर उसकी डेस्टिनेशन देख के उसको एक नया VPI VCI सेल को जो है वो असाइन किया जाता है। दैट गिव्स द न्यू VPI VCI। तो फॉरवर्डिंग टेबल से हमें क्या मिलता है? नया VPI VCI मिलता है, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ द सेल्स ट्रिप, नेक्स्ट लेग से मुराद है कि सेल के ट्रिप में सेल जो यहाँ से शुरू हुआ है, सेंडर से रिसीवर, उसकी पूरी ट्रिप है, तो उसके ट्रिप में जो नेक्स्ट लेग है, नेक्स्ट लेग से मुराद के जो अगला स्विच या अगली जो डिवाइस है उसकी इंफॉर्मेशन तक, उसकी जो एड्रेस है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो VCI चाहिए वो इसको असाइन कर दिया जाता है। द फॉरवर्डिंग टेबल इज एसेंशियली इंडेक्स्ड बाय द इनकमिंग सेल्स VPI VCI एंड द कॉन्टेंट्स शील्ड द न्यू VPI VCI। ये बात लिखिए कि जो आपका फॉरवर्डिंग टेबल होता है उसको बेसिकली जो इनकमिंग सेल होता है उसका VPI VCI देख के, ठीक है, और फिर उसको जो है वो नया VPI VCI असाइन किया जाता है, ठीक है। हम इस VPI VCI की जगह पे इस लेक्चर में आइडेंटिफायर का वर्ड यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो जब इनकमिंग सेल के आइडेंटिफायर को देख के उसको न्यू आइडेंटिफायर असाइन किया जाता है, क्योंकि बेसिकली ये होता है कि उसको जब सेल का आपको आइडेंटिफायर मिलता है ना, तो उससे फिर आप स्विच को पता चलता है कि इसने आगे किस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको एक नया आइडेंटिफायर असाइन किया जाता है। अच्छा, अब लेबल रीराइटिंग क्या होती है? यही जो प्रोसेस पूरी ऊपर हमने पढ़ी है इसी को लेबल रीराइटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने फॉर्मल डेफिनेशन भी लिख दी है। द रिप्लेसमेंट ऑफ द इनकमिंग सेल VPI VCI विद प्रोबेबली डिफरेंट VCI इज कॉल्ड रीराइटिंग। के जो सेल इनकमिंग सेल के आइडेंटिफायर को एक डिफरेंट आइडेंटिफायर से रिप्लेस करने को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को लेबल रीराइटिंग कहते हैं। अच्छा, ATM इज़ दस कॉल्ड ए लेबल रीराइटिंग और लेबल स्विचिंग सिस्टम। ATM को इस वजह से फिर आप जो है लेबल रीराइटिंग सिस्टम या फिर लेबल स्विचिंग सिस्टम भी कह सकते हो। दस टू कंप्यूटर्स विद द कनेक्शन थ्रू एन ATM नेटवर्क विल लाइकली हैव डिफरेंट VPI VCI वैल्यूज़ फॉर ईच एंड ऑफ द कनेक्शन एज शोन इन फिगर। वो ये कह रहे हैं कि ATM नेटवर्क में अगर एक कनेक्शन में 2 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं ना, तो कनेक्शन का जो एंड जिस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, ठीक है, वो कंप्यूटर उस कनेक्शन के लिए एक डिफरेंट VCI या आइडेंटिफायर यूज़ करेगा। अब जैसे देखें ये कनेक्शन तो पूरा एक ही है, लेकिन B जो है इस कनेक्शन के लिए 7 का आइडेंटिफायर यूज़ कर रहा है और A 2 का यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे एक लेंथी एग्जांपल उन्होंने दी है समझाने के लिए कि कैसे ये जो लेबल स्विचिंग है इसकी प्रोसेस होती है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपका जो है इसमें जो है 5 डिवाइसेस हैं। एक आपके पास सेंडिंग कंप्यूटर है, एक रिसीविंग कंप्यूटर है और 3 आपके पास जो है वो स्विचेस हैं। अच्छा, अब सेंडिंग कंप्यूटर ने सेल भेजा स्विच A को और उस सेल का जो VPI VCI नंबर था वो क्या था? 3, ठीक है। तो 3 जब इसको रिसीव हुआ तो इसने 3 के इंडेक्स में देखा कि आगे मैंने इसको किधर भेजना है, तो इसको पता चला कि मैंने इसको B को भेजना है। तो B को भेजने के लिए मुझे इसको जो न्यू आइडेंटिफायर असाइन करना पड़ेगा वो है 4। तो A ने उस सेल को न्यू आइडेंटिफायर असाइन किया नंबर 4 और उसको अपनी पोर्ट नंबर 2 के थ्रू आगे सेल जो आपका स्विच नंबर B था उसको फॉरवर्ड कर दिया। ओके, अब B ने देखा कि इस सेल ने आगे किधर जाना है, तो उसको पता चला कि इसने C पे जाना है। तो C पे जाने के लिए उसको जो आइडेंटिफायर असाइन करने की ज़रूरत है वो है 1। तो B ने उसको 1 आइडेंटिफायर असाइन किया और अपनी पोर्ट नंबर 2 से ये वाला जो पूरा सेक्शन है इंटरफेस वाला, इसमें ये पोर्ट्स आ रही हैं बेसिकली आपकी स्विच की। तो स्विच पोर्ट नंबर 2 से उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया C को। अब C ने देखा कि इस सेल ने कहाँ जाना है आगे, तो उसको पता चला कि इसने रिसीविंग कंप्यूटर के पास R के पास जाना है और R के पास इसको भेजने के लिए जो मुझे इसको असाइन करना पड़ेगा आइडेंटिफायर वो है 6। तो इसने 6 असाइन करके इसको अपनी पोर्ट नंबर 2 से सेल को आगे फॉरवर्ड कर दिया और फिर आपका ये रिसीविंग कंप्यूटर के पास रिसीव हो गया। अच्छा, अब ये तो हमने प्रोसेस देख ली। ये इन्होंने रिटर्न फॉर्म में ये सारी बात लिखी है जो अभी मैंने आपको बताई है। तो आखिर पे ये लिखते हैं कि द रिसीविंग कंप्यूटर R रिसीव्स द सेल विद द VPI VCI ऑफ 6, ठीक है।
क्योंकि आखिर पे हमारे पास 6 जो था उसका आइडेंटिफायर, तो वो उसके साथ रिसीव करता है रिसीविंग कंप्यूटर, विच इज़ द वैल्यू इट इज़ यूजिंग फॉर द कनेक्शन। ठीक है, ये वाला जो बेसिकली कनेक्शन है ना, ये सी और आर के दरमियान। ठीक है, इसके लिए जो आर जो वैल्यू यूज़ कर रहा है आइडेंटिफायर की वो है 6। ठीक है, तो इस वजह से फिर आखिरी स्टेज पे जो सी था उसने सेल को 6 नंबर जो है वो असाइन किया था। ओके, अब परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स क्या चीज़ होती है? कहता है एटीएम कैन प्रोवाइड कस्टमर विद वर्चुअल सर्किट्स दैट लुक लाइक ट्रेडिशनल लीज्ड डिजिटल सर्किट्स। के एटीएम जो है वो अपने कस्टमर्स को वर्चुअल सर्किट्स प्रोवाइड करता है जो कि आपकी ट्रेडिशनल लीज्ड डिजिटल सर्किट्स की तरह लगते हैं। डिजिटल जो लीज्ड सर्किट्स होते हैं ये आपके जो आप वाईफाई वगैरह ब्रॉडबैंड वगैरह लगाते हो केबल वगैरह लगाते हो, या टेलीफोन की जो आपकी केबल लगती है, वो सारे आपके लीज्ड डिजिटल सर्किट्स होते हैं। ठीक है, मतलब आपके अपने नहीं होते, आपने किसी से लीज पे लिए होते हैं या लीज्ड होते हैं। अच्छा, सच परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स पीवीसी लास्ट एज लॉन्ग एज द कस्टमर पे द पीरियोडिक फी फॉर इट्स यूज़। ये एटीएम के पीवीसी की बात हो रही है कि ये तब तक चलते हैं, होते तो परमानेंट है लेकिन चलते सिर्फ तब तक हैं जब तक कि कस्टमर उनकी क्या कहे कि फ़ी जो इनकी पे करता है तब तक वो चलते हैं। द फॉरवर्डिंग टेबल्स आर ऑटोमेटिकली रिस्टोर्ड आफ्टर पावर ऑफ इक्विपमेंट फेलियर, कि अगर किसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से आपका जो इक्विपमेंट थी, जो आपकी डिवाइसेस थे, वो ऑफ होती हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली जब दोबारा पावर आती है तो वो उनका जो फॉरवर्डिंग टेबल्स हैं जो वो आपके स्विचेस की वो ऑटोमेटिकली रीस्टोर हो जाते हैं। और ये क्यों होते हैं ये अगली लाइन में बताते हैं कि द फॉरवर्डिंग टेबल एंट्रीज फॉर सच परमानेंट वीसीज आर स्टैटिकली कन्फिगर्ड। स्टैटिकली कन्फिगर्ड का मतलब ये है कि इनमें जब आपका वो आपको सर्किट जो पीवीसी जब आपको देते हैं ना आपको एटीएम वाले, तो वो पहले से सारे स्विचेस में एंट्रीज इंटर करके रख देते हैं, तो चूँकि वो स्टैटिकली इंटर्ड होते हैं इस वजह से फिर उसकी लाइट के आने जाने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द टर्म यूज बाय टेलको से मेरा टेलीकम्युनिकेशन फॉर दिस इज़ प्रोविजनिंग, की ये जो प्रोसेस है ना फॉरवर्डिंग टेबल में एंट्रीज़ को परमानेंटली स्टैटिकली जो है कन्फिगर करने का या स्टैटिकली एंटर करने का, इस प्रोसेस को हम प्रोविजनिंग कहते हैं। तो ये प्रोविजनिंग की यहाँ से डेफिनेशन भी की। अच्छा, अब प्रोविजनिंग के आगे 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप में वो कहता है कि टू डिटरमाइन अ कंप्लीट पाथ दैट इज़ आइडेंटिफाई द स्विचेस दैट विल बी यूज्ड, कि जितने भी आपका पाथ है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका जो है प्रोवाइडर है लेट्स से, ठीक है, एटीएम का, और यहाँ पे आपका यहाँ घर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका होम है और ये आपका पूरा पाथ है। ठीक है, इसमें अब आपके पास यहाँ पे एक स्विच आ रहा है, यहाँ पे एक स्विच आ रहा है, यहाँ पे एक स्विच आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से 4 स्विचेस हैं। तो वो ये पहले स्टेप में ये कह रहे हैं कि आपने पूरा जो पाथ है ना, आपके समझ लें कि सेंडर और रिसीवर का जो पाथ है, सेंडर रिसीवर से यहाँ पे मुराद कि आपको प्रोवाइडर यानी कि एटीएम जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो, और आपका घर, तो जो पूरा बात है इसका आपने आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन कौन से स्विचेस कहाँ कहाँ पे यूज़ होंगे। अच्छा, टू चूज़ अप्रोप्रिएट VPI VCI फॉर ईच स्टेप इन द पाथ एंड कन्फिगर ईच एडजेसेंट पेयर ऑफ स्विचेस ईजी है, क्योंकि सिंस ईच स्विच री राइट्स द व्यू, कहता है कि अब आपने क्या करना है दूसरे स्टेप में कि जो पाथ है, हर स्टेप में जो ईच स्टेप है पाथ में, स्टेप से मुराद है कि 2 डिवाइसेस के दरमियान का जो पाथ है। ठीक है, इसको मैं किसी और कलर से आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एक स्विच था ना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इस स्विच और इस आपके प्रोवाइडर के दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक पाथ है। ठीक है, फिर इस स्विच से लेकर इस स्विच के दरमियान ये वाला जो है ये एक पाथ है। और आइडेंटिफायर आपको पता है कि पाथ के लिए होता है, तो कहता है कि हमने ईच स्टेप के लिए, ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 हो गया, फॉर एग्जांपल ये स्टेप 2 हो गया, यहाँ पे ये स्टेप 3 हो गया, यहाँ से ये 4 और यहाँ पे ये 5th स्टेप हो गया। ठीक है, तो क्या कहता है कि इस सारे पाथ्स को आपने पहले आइडेंटिफाई करके और उनको क्या करना है कि VPI VCI उनके लिए नंबर चूज़ कर लेने हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो चीज़ थी इसकी प्रोविजनिंग करने की। अब इसके बाद जो ये क्या थे, PVC थे, परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स है, और इनकी आपको याद रहना चाहिए कि कब तक चल रहे थे, जब तक हम फ़ी पे कर रहे थे। ठीक है, अब स्विच वर्चुअल सर्किट्स क्या होते हैं, कहता है कि जो आपके पास मोस्ट नेटवर्क्स होते हैं वो आपको डायनामिक कनेक्शन तो प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं, लेकिन उनका मसला ये होता है कि वो बहुत थोड़े टाइम के लिए चलते हैं। ठीक है, लास्ट फॉर अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े टाइम के लिए चलते हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए एटीएम क्या करता है कि डायनामिकली इस्टेब्लिश्ड स्विच वर्चुअल सर्किट आपको प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं SVC, स्विच वर्चुअल सर्किट, अलाउ इट टू लास्ट एज लॉन्ग एज नेसेसरी एंड देन टर्मिनेटेड। इस बात का मतलब यह है कि आपको एटीएम जो है डायनामिक कनेक्शन तो प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका ये मसला नहीं होता कि वो बहुत थोड़े टाइम के लिए चले। वो ऐसे होता है कि जब तक आपको उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, एज लॉन्ग एज वो नेसेसरी है, तो आपको ज़रूरत है तब तक वो चलता है, और जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम इस्टेब्लिशिंग वाली इसमें पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। द टर्मिनोलॉजी कम्स फ्रॉम द टेलीकम्युनिकेशन वेयर स्विचिंग सिस्टम नॉर्मली रेफर्स टू ऑल स्विचिंग। ये जो प्रोसेस हो रही है इसको हम ऑल स्विचिंग भी कहते हैं, तो ये ऑल स्विचिंग की डेफिनेशन भी हो सकती है कि एटीएम यहाँ से लेकर ना एटीएम कैन डायनामिकली ये वाली सारी चीज़। अच्छा,
अब इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है एसवीसी को? एसवीसी ये वाला जो स्विच वर्चुअल सर्किट है इसको हम कैसे इस्टेब्लिश करते हैं? तो इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से लेकर एक ये प्रोसेस होगा, ठीक है, और फिर ये जो आखिरी 2 लाइनें ये एक प्रोसेस होगा। तो पहला प्रोसेस क्या है? द कंप्यूटर सेंड्स अ कनेक्शन रिक्वेस्ट टू द स्विच टू विच इट इज़ अटैच्ड। कि यहाँ पे हमने जैसे एक पाथ बनाया था, ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, जिसने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। तो ये अपने जिस स्विच से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस स्विच नंबर 5 से ये कनेक्टेड डायरेक्टली, ठीक है, तो इसको ये कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा। लेकिन कनेक्शन इसने इसके साथ नहीं बनाना, कनेक्शन इसने इसके साथ यहाँ पे जो रिसीविंग साइड पे जो कंप्यूटर है उसके साथ बनाना है। लेकिन कनेक्शन रिक्वेस्ट ये अपने साथ जो डायरेक्टली जिस स्विच के साथ अटैच है उसको भेजेगा। अच्छा, वो स्विच सिंपली क्या करेगा? वो स्विच ये करेगा, कहाँ पे था? yes, software in the switch finds a network path to the destination and sends along the connection request। अब ये जो स्विच है, ठीक है, अब ये वाला जो स्विच है, देखिए, जिसको कनेक्शन रिक्वेस्ट आई थी वो पूरा पाथ आइडेंटिफाई करेगा यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ, और वो जो कनेक्शन रिक्वेस्ट थी उसको भी साथ भेज देगा डेस्टिनेशन तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अच्छा, ईच पेयर ऑफ स्विचेस इन द पाथ कम्युनिकेट्स टू चूज अ वीपीआई वीसी फॉर देयर टेबल्स, ठीक है। अब चूंकि ये डायनामिक था, ठीक है, उसमें इसमें क्या हो रहा था, जो परमानेंट था उसमें हम स्टैटिकली कन्फिगर कर रहे थे। चूँकि ये डायनामिक है तो इसमें जब कम्युनिकेशन होनी होती है ना, तो तब जो है सारे जो पेयर्स होते हैं स्विचेस के वो एक दूसरे उनके, क्योंकि हमने क्या देखा था कि 2 डिवाइसेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो एक पाथ होता है, ठीक है, और आइडेंटिफायर या वीपीआई वीसीआई एक पाथ के लिए होता है। तो हर जो पेयर होता है स्विचेस का वो अपने लिए एक वीपीआई वीसीआई चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, डायनामिकली उस टाइम पे जब कनेक्शन बनना होता है, और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। फॉर देयर टेबल्स वंस द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बाय द डेस्टिनेशन अ मैसेज इज सेंट बैक टू द ओरिजिनेट कंप्यूटर टू इंडिकेट द एसवीसी इज़ रेडी। कि जब आपके जो डेस्टिनेशन है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेती है, ठीक है, वो रेडी हो जाती है, तो फिर एक कन्फर्मेशन मैसेज भी भेज दिया जाता है आपके ओरिजिनेटिंग कंप्यूटर को। ओरिजिनेटिंग कंप्यूटर कौन सा था? ये वाला कंप्यूटर जिसने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी थी। अच्छा, अब ये तो उस केस में था कि आपका एसवीसी रेडी हो जाता है। अगर नहीं होता इस्टेब्लिश तो क्या होगा? इफ़ एनी स्विच फॉर और द डेस्टिनेशन कंप्यूटर डज नॉट एग्री टू सेटिंग अप द वीसी, ठीक है, एन एरर मैसेज इज सेंट बैक। यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज जा रहा था, तो अगर किसी वजह से कोई स्विच यहाँ पर डेस्टिनेशन कंप्यूटर एग्री नहीं करता आपका कनेक्शन बनाने के लिए, तो क्या होता है कि एक एरर मैसेज भेजा जाता है जो कि आपके जो इसके सेंडिंग कंप्यूटर को मिल जाता है, और आपका एसवीसी इस तरीके से फिर इस्टेब्लिश नहीं होता। अब सिग्नलिंग क्या होती है? सिग्नलिंग के बारे में वो कहता है कि ये वो टर्म है जो कि यूज़ होती है कम्युनिकेशन अबाउट द नेटवर्क को डिस्क्राइब करने के लिए। कम्युनिकेशन अबाउट द नेटवर्क और कम्युनिकेशन में यहाँ पे उन्होंने ये 2 टर्म्स को इनडायरेक्टली कंपेयर किया उन्होंने बेसिकली। तो कम्युनिकेशन अबाउट द नेटवर्क और कम्युनिकेशन में फ़र्क क्या है? कम्युनिकेशन जो सिंपली है उसका तो मतलब है कि आपका सिंपल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो डाटा कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं। कम्युनिकेशन अबाउट द नेटवर्क का मतलब यह है कि नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन एग्जैक्टली कैसे हो रही है, कि कैसे कंट्रोल सेल्स भेजे जा रहे हैं, कंट्रोल मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, कैसे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, कैसे वीपीआई वीसीआई जो है वो इस्टेब्लिश वो हो रहे हैं, स्विचिंग हो रही है, वो सारी चीज़। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सारी, ये क्या है? ये सिग्नलिंग आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, अ कंप्यूटर यूजेस सिग्नलिंग विद रिजर्व्ड वीपीआई वीसीआई वैल्यूज टू कम्युनिकेट विद अ स्विच टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन और सेंड अदर नेटवर्क कंट्रोल मैसेजेस। कि सिग्नलिंग को यूज़ करता है कंप्यूटर, किसके लिए यूज़ करता है? विद रिजर्व्ड वीपीआई वीसीआई वैल्यूज़। रिजर्व वीपीआई वीसीआई वैल्यूज़ वो होती हैं कि ये पहले से आप सेट कर लेते हो कि ठीक है 1 का, अगर 1 जो है वीपीआई वीसीआई तो उसका मतलब होगा कि एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं हम, ठीक है। अगर 2 है तो इसका मतलब है कि ये कंफर्मेशन मैसेज है कि ठीक है इस्टेब्लिश हो गया। अगर 3 है तो फॉर एग्जांपल उसका मतलब होगा कि जो कनेक्शन है हम टर्मिनेट करना चाहते हैं। 4 है तो उसका मतलब हो सकता है कि हम कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते। तो इस तरीके से रिजर्व्ड वैल्यूज़ होंगी, और रिजर्व्ड वैल्यू जो होती है ना वो किसी और चीज़ के लिए फिर आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये प्री डिफाइंड होती हैं, मतलब इनको पहले से डिफाइन करके रख लिया था। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो है रिजर्व वीपीआई वैल्यूज़ को यूज़ करता है किसके लिए? या तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर ये और जो कंट्रोल मैसेज होते हैं वो शेयर करने के लिए। दीज कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड नेटवर्क कंट्रोल मैसेज आर ऑल्सो सेंट इन सेल्स, एंड सिंस द वीपीआई वीसीआई यूज इन सेल्स आर रिजर्व्ड देयर इज़ नो कन्फ्यूजन बिटवीन डाटा एंड कंट्रोल सेल्स। इसका मतलब यह है कि चूँकि आपके ये जो आप नेटवर्क रिक्वेस्ट भेज रहे हो या जो कंट्रोल मैसेजेस भेज रहे हो, इनको चूँकि आपने रिजर्व्ड वीपीआई वीसीआई वैल्यूज़ इसमें यूज़ किए हैं, ठीक है। तो जो स्विचेस होते हैं उनको जब ये सेल्स रिसीव होते हैं तो उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, उन्हें पता होता है कि ठीक है ये कंट्रोल सेल्स हैं या फिर डाटा है, तो उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। अच्छा, अब क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होती है?
कहते हैं कि नेटवर्क्स आर मोर फ्रीक्वेंटली डिज़ाइंड टू अलाउ स्पेसिफिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड बाय द यूजर। इस बात का सादा सा मतलब यह है कि अब नेटवर्क्स में वो थोड़े से समझदार हो गए हैं, जो नेटवर्क्स बनाने वाले हैं। उन्होंने क्या किया कि वो यूज़र्स को ये देते हैं स्पेस, यूज़र को इतनी ज़्यादा देते हैं कि वो यूज़र अपनी मर्ज़ी से उनको रिक्वायरमेंट बताता है कि मुझे इतनी स्पीड या इतनी जो है आपकी डिले वगैरह मुझे इतना चाहिए, ठीक है। तो वो उस तरीके से नेटवर्क को अपने डिज़ाइन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल वो कहता है कि अगर एक टिपिकल टेलीफोन लाइन का जो आपका नेटवर्क है, ठीक है, उसमें हो सकता है कि वो आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS पैरामीटर फॉर थ्रूपुट, मतलब थ्रूपुट आप स्पीड समझ लें कि स्पीड का उन्होंने बताया कि आपको 24 किलोबाइट मिलेगी और जो डिले होगा उसमें 500 मिलीसेकंड यानी आधे सेकंड से कम होगा। लेकिन हो सकता है कि एक यूज़र जिसने वीडियो भेजनी हो, ठीक है, उसको रिक्वायर हो 2 MB की स्पीड। तो इस वजह से टिपिकल इस तरीके से जो प्री डिफाइंड नेटवर्क्स हैं वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। हमें जो है वो इस तरीके से जो ऐसे नेटवर्क चाहिए जो कि यूज़र की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन हो। अच्छा, अब प्रोवाइडिंग डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसे होती है? कहते हैं कि QoS डिज़ायर्स आर स्पेसिफाइड एट कनेक्शन सेटअप टाइम एंड वन नेवर ऑल्टर्ड फॉर द कनेक्शन ड्यूरेशन। कि ये जो QoS होती है ना, ठीक है, ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये कनेक्शन के टाइम पे सेटअप की जाती हैं, ठीक है। जब कनेक्शन सेटअप किया जा रहा हो तो उस टाइम पे स्पेसिफाइड की जाती हैं, उस टाइम पे सेट की जाती हैं, और फिर कनेक्शन के ड्यूरेशन के दौरान उसको चेंज नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाता, ठीक है। स्विचेस अलॉन्ग द पाथ मस्ट रिजर्व रिसोर्स टू गारंटी द QoS के जो हमारा कनेक्शन जब इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरा जो पाथ है उसमें जितने भी स्विचेस आ रहे हैं, ठीक है, उनको ये गारंटी देनी चाहिए कि वो हमारे लिए इतने रिसोर्सेज बचा के रखेंगे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसको वो पूरा कर सकें, ठीक है। इफ़ अ स्विच कैन नॉट प्रोवाइड द रिसोर्सेज इट रिजेक्ट्स द कनेक्शन रिक्वायर्स एन अप्रोप्रिएट एरर मैसेज इज रिटर्न। कि अगर हो सकता है कि आपने कहा कि मुझे 10 MB की स्पीड चाहिए, लेकिन एक स्विच जो है वो बिजी था या किसी वजह से 10 MB की स्पीड प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो आपको क्या मिलेगा? एक एरर मैसेज जो है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप के उन्होंने जो है वो बताई है क्वालिटी ऑफ सर्विस की जो है स्पेसिफिकेशन है 3 है मेनली, ठीक है। सबसे पहले आपके पास है कांस्टेंट बिट रेट, कि ये उस टाइम पे यूज़ है जब आपने ऑडियो और वीडियो जो है वो भेजनी हो या कम्युनिकेट करना हो ऑडियो और वीडियो में। इससे मुराद जैसे आपका रेडियो में ऑडियो में रेडियो वगैरह आ गया, वीडियो में आपका TV वगैरह आ गया, ठीक है। सिंस दीज हैव प्री डिफाइंड मैक्सिमम डाटा रेट्स, इनमें जो है प्री डिफाइंड मैक्सिमम डाटा रेट्स मतलब इनमें एक मैक्सिमम डाटा रेट सेट कर देते हो, ठीक है, कि हमें जो है वो मैक्सिमम 50 MB से ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कांस्टेंट बिट रेट। वेरिएबल बिट रेट ये होता है कि इट इज़ यूज फॉर कंप्रेस्ड ऑडियो एंड वीडियो वेयर द डाटा रेट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कंप्रेशन दैट कैन बी अचीव। कि VBR जो है हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं जबकि हमने ऑडियो और वीडियो को कंप्रेस करना हो, जो कि कंप्रेशन के लेवल होते हैं। कंप्रेस करना का मतलब होता है कि हम उसकी थोड़ी बहुत क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ करके ऑडियो या वीडियो की हम उसका साइज़ छोटा करते हैं फाइल का, ठीक है। तो कंप्रेशन ये होती है। अब कंप्रेशन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं उस लेवल पे डिपेंड करता है आपका जो है डाटा रेट आपको कितना ज़रूरत होगा। अच्छा, अवेलेबल बिट रेट क्या होता है कि इट इज़ यूज फॉर टिपिकल डाटा एप्लीकेशन, ठीक है, जहाँ पे आपका जो डाटा रेट है वो अननोन भी हो सकता है या बर्स्टी हो सकता है। बर्स्टी मतलब ये कि एक टाइम पे आपको ज़रूरत था 10 MB, ठीक है, और 10 सेकंड के बाद आपको ज़रूरत पड़ गया 50 MB की, ठीक है। तो इस तरीके से बर्स्टी भी हो सकता है ऊपर नीचे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अननोन जो बस ही हो सकता है अलाउज यूज़ ऑफ वट एवर बैंड विड्थ इज़ अवेलेबल एट अ गिवन टाइम, के आपके नेटवर्क में जितनी भी बैंड विड्थ अवेलेबल होती है, ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको इस टाइप की जो है QoS मिली है, यानी ABR टाइप की अगर आपको स्पेसिफिकेशन मिली है, ठीक है, तो इसमें आप ये कर सकते हो कि जितनी भी बैंड विड्थ आपके पास अवेलेबल है उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था लेक्चर हमारा, काफ़ी सिंपल सा था, और ये लेक्चर मैंने कोई 8-10 दफ़ा शायद ज़्यादा टाइम रिकॉर्ड करने की कोशिश की होगी, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस बन जाती थी, तो इस वजह से ये डिले हो गया है, क्योंकि ये लेक्चर एक्चुअली में कल यानी कि 20 तारीख को जो है वो अपलोड होना था। लेकिन कोई मसला नहीं, अभी आपके पास ऑलमोस्ट एक पूरा महीना है प्रिपेयर करने के लिए फ़ाइनल के लिए, तो उससे पहले इंशाल्लाह हम पूरे कर लेंगे लेक्चर, एंड दैट्स इट।